वक्फ बोर्ड, वक्फ अमेंडमेंट बिल, तूफान मचा हुआ है। हर शख्स अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहा है। वक्फ है क्या? एक ऐसी ज़मीन जिसको ना बेचा जा सकता है ना ख़रीदा जा सकता है। वो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ की जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अल्लाह की अमानत, वक्फ की ज़मीनें सियासत का निशाना बन गई हैं। आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। जब कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली डोनेट करता है अल्लाह के लिए ताकि उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। ये ज़मीन या प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, डिवारिसी नहीं हो सकती, सिर्फ यूज़ की जाती है फॉर पब्लिक गुड। इसका मतलब होता है कि आप इस पर मदरसे बना सकते हैं, मस्जिदें बना सकते हैं, ऑर्फनेजेस बना सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए हर वो काम कर सकते हैं जिसकी कम्युनिटी को ज़रूरत होती है। और ये सिस्टम मुग़ल एरा से लेकर ब्रिटिश राज तक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में, सिस्टमेटिक फॉर्म में चला आ रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया में इसके लिए 1954 और फिर वक्फ एक्ट 1995 लाया गया, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। ये एक ट्रस्ट होता है, जैसे मंदिर ट्रस्ट होते हैं, जैसे चर्चेस के ट्रस्ट होते हैं, जिनका मकसद वेलफेयर होता है। लेकिन जो ट्रस्ट होते हैं उनको ऑनरशिप नहीं दी जाती, दे आर जस्ट लाइक मैनेजर्स। सिमिलरली वक्फ बोर्ड इज जस्ट लाइक मैनेजर्स। ये सिर्फ एक रिलीजियस आइडिया नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक और लीगल प्रोटेक्शन का भी एक मॉडल है। यहाँ से स्कॉलरशिप्स निकलती हैं, मदरसे चलते हैं और शेल्टर मिलते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं होता। जिस खाक की ज़मीर में है आतिश चिनार, मुमकिन है कि सर्द हो वो खाक अर्जुमन। वक्फ अमेंडमेंट बिल को देखकर अल्लामा इकबाल का मुझे ये शेर याद आया। आप इसका मतलब समझ लीजिए। इसका सेटअप क्या है? वक्फ बोर्ड स्टेट लेवल पर बनते हैं, जिनके पास हर स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड होता है। ये वक्फ बोर्ड्स लैंड का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे किसको लीज पर देना है, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स देखते हैं और हर वो काम करते हैं जो वक्फ बोर्ड्स की सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। इंडिया में, भारत में लगभग 6 लाख एकड़ वक्फ लैंड है, विच इज़ मोर देन द लैंड हेल्ड बाय इंडियन रेलवेज इन सम स्टेट्स। यानी ये सिर्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल एसेट भी है। शायद अब आपका दिमाग काम करना शुरू करे। अप्रैल 2025 में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा के अंदर पेश किया और उसको 288 के मुकाबले 232 वोट से पास करा लिया। और फिर राज्यसभा में 128 के मुकाबले 95 वोट से मंजूरी मिली। इस बिल के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पर वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्यों की शुमालियत। इसकी शमूलियत का फ़ायदा ये है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो वक्फ बोर्ड एक्ट कहता है उसके हिसाब से, कि अब वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे, जिससे गवर्नेंस में डाइवर्सिटी आएगी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में बदलाव। पहले ये काउंसिल सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स से बनती थी, लेकिन अब इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी का ऑनरशिप डिस्प्यूट्स का निपटारा। सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की ऑनरशिप डिस्प्यूट्स के फैसले करे, जो पहले वक्फ बोर्ड्स का काम होता था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की नियुक्ति। पहले सीईओ का मुस्लिम होना ज़रूरी था, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन। एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया जाएगा जहां सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ये पांचों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये वक्फ एक्ट का हिस्सा है। शायद ये वक्त ये बात करने का नहीं हो सकता बहुत सारे लोगों के हिसाब से, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि जब वक्फ बोर्ड के पास उसी तरीके से था जैसे वो चाहते हैं, तो क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस बना दिए? क्या उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए जिससे मुसलमानों की पिक्चर पूरी तरह बदल गई? क्या वक्फ बोर्ड की वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली? सोचने का विषय है। और ये सारी चीज़ें सोच के, क्योंकि जब सरकार ये कह रही है कि हमने बदलाव इसलिए किए हैं ताकि करप्शन कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए और मुस्लिम कम्युनिटी को हम अपलिफ्ट कर सकें इसके पैसों से, तो मुझे फैज़ का वो शेर याद आता है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया गया, उसको पास कराया गया,
ऑल आई कैन से कि इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर वक्फ जैसे इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक रिलीजन का मुद्दा नहीं होते, ये एक कल्चरल और लीगल ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। अगर वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ हो रहा था जैसा कि सरकार ने कहा है, तो उसको रिफॉर्म किया जा सकता था, इस्लामिक स्कॉलर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था, कम्युनिटी से और ज़्यादा कनेक्ट किया जा सकता था। सरकार को लगता है कि जो उन्होंने एक्ट बनाया है वो बहुत अच्छा एक्ट है, उसको लोगों को और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था, ताकि लोगों के जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो कमेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सके। और अगर सरकार को लगता था कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उसको और बेहतर तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता था, कम्युनिटी के ट्रस्ट को और अच्छे से बाउंड किया जा सकता था। क्योंकि सर, जब लॉ बनाए जाते हैं ना बिना स्टेक होल्डर्स को लिए, तो लॉ तो बन जाते हैं, भरोसे टूट जाते हैं। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सबकी सुनना, सबको शामिल करना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं यही उम्मीद करूंगा कि जैसे सरकार ने कहा है, जिस तरीके से सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में ताल ठोकी है कि अब मुसलमानों का अपलिफ्ट होगा, मुसलमानों को बेनिफिट मिलेगा, वक्फ बोर्ड को हम अब बेहतर तरीके से चला के दिखाएंगे। आई होप कि ऐसा ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मंत्री जी ने इस एक्ट का नाम उम्मीद रखा है। और मैं फिर इसको फैज़ के उस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। थैंक यू।